और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा दिनेश के वोहरा साहब से कि वोहरा जी, जो ये आगमन है पुतिन जी का तय था, और उनके आगमन के या जियो पॉलिटिकल जो एक सीन बनने की संभावनाएं देखते हैं, या जो हम जहां खड़े थे सारा है, और जो हुई थी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम पढ़ रहे थे, हमने आपको भी सुना, उसमें निकला कि उन्होंने कुछ शर्तें या कुछ चेतावनी नुमा वहां से निकला हुआ है। तो ये जो यात्रा है पूरी की पूरी, ये इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां खड़े हुए हैं उसमें रास्ता कुछ निकलने की संभावना है, कुछ उलझने बढ़ेंगी, क्या देखते हैं, क्या बात है? शुरुआती नोट आपसे शुरू करूंगा, दिनेश के बोरा साहब। जी नमस्कार आप सबको। धन्यवाद संजीव जी, आपने इनवाइट किया। एक्चुअली पुतिन साहब का दौरा इसलिए संभव हो पाया कि क्वाड कैंसिल हो गया। अगर दिसंबर में क्वाड होता तो पुतिन साहब आते ही नहीं थे। एक्चुअली सच बात तो ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हो जाए वही कम है। अब इस दौरे को किस चश्मे से देखा जाए? ट्रंप साहब हमें देख रहे हैं, पूरा ईयू हमें देख रहा है, इसके अलावा चाइना भी वॉच कर रहा है, और इसके अलावा कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हमें वॉच कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इस मीटिंग में क्या होने जा रहा है। लेकिन इसका पहला चश्मा हम लेके आते हैं पुतिन के राइट हैंड दिमित्री पेस्कोव को लेके आते हैं। दिमित्री पेस्कोव की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2 दिन पहले, जो शब्द उसमें उन्होंने कहे उसने मुझे चौंका दिया। ये पहली बार मैंने देखा कि कई सालों में भारत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो इन एक्चुअलिटी, कुछ लोग कहेंगे ये एडवाइस है, लेकिन मुझे तो एक चेतावनी और धमकी के तौर पर नजर आए। वो साथ में उषा को भी रहेंगे, जो कि ऑलमोस्ट नंबर 2 की पोजीशन पे इस टाइम, खास तौर से पुतिन के साथ में, और हमेशा उनके राइट हैंड के रूप में वहां पर रहते हैं। लेकिन दिमित्री पेस्कोव जो कहते हैं उसे पुतिन की आवाज भी माना जाता है और क्रेमलिन की आवाज भी माना जाता है। बहुत लोगों को पता है, हमारे दर्शकों को पता है कि मॉस्को और सो कॉल्ड बीजिंग के बीच में एक समझौता है, और समझौते का नाम है नो लिमिट एग्रीमेंट। उसका नाम ही यही है, नो लिमिट एग्रीमेंट। अब ये नो लिमिट एग्रीमेंट जो है, मतलब अगर किसी दूसरे देश को मेरी जरूरत है तो मैं किसी भी हद को क्रॉस करके मैं आपकी मदद करूंगा। और चीन ने जिस ढंग से रशिया की मदद की है यूक्रेन वॉर में, वो सब जानते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में है, मटेरियल के रूप में है, इक्विपमेंट के रूप में है, जो भी है सब कुछ किया और अभी भी कर रहा है वो। दिमित्री पेस्कोव का जो एक पहला जो नाम इसमें पॉइंट था वो ये था कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन जब इंडिया के बारे में था, पुतिन के विजिट के बारे में था, तो अचानक चाइना क्यों मेंशन में आ गया बीच में? चाइना को लाने की क्या जरूरत थी? उसको इंडिया के संदर्भ में बात करनी थी। पर अचानक पहले वो चाइना को संदर्भ में लेके आता है और कहता है कि देखिए, चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो नो लिमिट एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं सारे, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम समझते हैं, आगे कहते हैं, हम समझते हैं कि हम भारत के साथ भी यही करना चाहते हैं, यानी कि नो लिमिट एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ये भारत पर डिपेंड करेगा कि वो किस हद तक हमारे साथ आगे आना चाहते हैं। ये शब्द मैंने डिप्लोमेसी में पहले कभी सुने नहीं, इस टाइप की लैंग्वेज रशिया ने यूज नहीं की थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण निकलता है, जहां पर रूस ने अपनी ओर से भारत को पिछले कुछ महीनों के अंदर S-400, S-500, Su-57 और Su-75 चेकमेट सभी विद टेक्नोलॉजी एंड सोर्स को ट्रांसफर ऑफर किए। लेकिन भारत की चुप्पी पुतिन को खलनी शुरू हो गई है, मैं सच कहूं आपसे, क्योंकि भारत इस टाइम अमेरिका के खौफ में है। उसके रीजंस अलग हैं, वो उसमें अभी मुझे इतना एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुतिन के आने से 2 दिन पहले दिमित्री पेस्कोव का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कहते हैं कि ये अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस सीमा तक हमारे साथ आगे जा सकते हैं। मुझे लगा कि ये शब्द तो यूज नहीं किए जाते डिप्लोमेसी में। फिर कहते हैं चाइना के साथ हमारा उच्च स्तर का जो एक पूरा कोलैबोरेशन है हर चीज में। तो आप देखिए, ये एक किस्म से वार्निंग थी कि अगर आप आते हो तो आओ, नहीं तो हम चले, नहीं तो हम चले, हमारे पास और ऑप्शंस हैं। फिर आगे दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमने तो बहुत सारी चीजें टेबल पर रखी हैं, बहुत सारी चीजें ऑफर भी की हैं, और हमें आपके जवाब का इंतजार है। मुझे लगा कि ये बात जो हो रही है ना, ये थोड़ी सी खतरनाक है। और एक बात और कही पेस्कोव ने कि भारत जैसे देश को एक तीसरे मुल्क के दबाव में नहीं आना चाहिए। अभी तीसरा मुल्क कौन है? तीसरा मुल्क ट्रंप है, यानी कि अमेरिका है।
या वेस्टर्न वर्ल्ड कह सकते हैं। इसका मतलब कि क्रेमलिन ने अपने सारे पत्ते टेबल पर रख दिए हैं। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आपको क्या चाहिए। भारत पेशोपेश में, भारत संकेत देने के चक्कर में कि हम अमेरिका तेरे साथ भी हैं और रशिया तेरे साथ भी हैं। लेकिन समस्या इंडिया के साथ ये कि सिर्फ 2 दिन पहले भारत एक सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर की डील साइन करता है, 8,000 करोड़ की, 24 हेलीकॉप्टर नेवी के लिए खरीदने हैं। ये पुतिन को बताया जा रहा है कि वी आर टफ ऑन आवर स्टैंड और हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। वेस्ट के दबाव किस रूप में निकल के आए? वेस्ट के दबाव निकल के आते हैं भारत के न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल के रूप में। वो आर्टिकल लिखा गया था ब्रिटिश, जर्मन और फ्रेंच एम्बेसडर्स के द्वारा जॉइंटली। ये भी एक अद्भुत घटना है डिप्लोमेसी के अंदर, जो मैंने कभी नहीं देखी कि 3 देश मिलकर एक आर्टिकल लिखते हैं और भारत के न्यूज़पेपर में उसको छपवाते हैं। और उसके ऊपर सरकार की तो चुप्पी थी, लेकिन खासतौर से मैंने देखा कि कुछ भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स जो एम्बेसडर भी रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी आपत्ति जताई उसके ऊपर कि पुतिन के आने से पहले आप रशिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अचानक से उसका एक रिप्लाई आता है बर्लिन थिंक टैंक से, और बर्लिन का थिंक टैंक कहता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल इन दैट आर्टिकल, यू टेल मी। हमारे इंडिया के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी गई है, सारी चीजें रशिया के बारे में लिखी गई हैं। लेकिन भारत के कुछ फॉर्मर डिप्लोमेट्स को लिखता है कि जो मेहमान भारत आने वाले हैं उनके ऊपर ये इस किस्म का आर्टिकल लिख के उन्होंने भारत का अपमान किया है। बर्लिन थिंक टैंक ने कहा कि इसमें अपमान वाली कोई बात नहीं है, आपका चश्मा अलग है, हमारा चश्मा अलग है। ये 2-3 चीजें उसके साथ जो अभी हो रही हैं। अब जो फर्म प्रपोजल है पुतिन के, वो टेबल के ऊपर है, उसमें S-400 है। S-500 भी ऑफर हुआ है इंडिया को, लेकिन S-500 चाइना ने ले लिया है। S-400 ऑलरेडी चाइना के पास है, सबको पता है। अब वो S-500 का भी एग्रीमेंट हो गया है। तो रशिया की नाराजगी इस बात है कि हम उनको कुछ भी हाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका नाराज ना हो जाए। दूसरा, हम उससे ऑयल को कट तो किया है, लेकिन नायरा एनर्जी अभी भी डार्क फ्लीट के द्वारा रशिया से तेल ले रहा है। मैं आपको बताऊं, रिलायंस ने बंद किया, इंडियन ऑयल ने बंद किया, एचपीबीपी ने बंद किया, लेकिन नायरा एनर्जी ले रहा है, वो डार्क फ्लीट के थ्रू ले रहा है। मैं आपको बताऊं, उस पे अमेरिका को थोड़ा और अंदर से गुस्सा। जो मेरी बातचीत कुछ खास लोगों से हुई है, उन्होंने बताया कि अमेरिका इज क्वाइट अनहैप्पी विद इंडिया स्टिल बाइंग सम पार्ट ऑफ द ऑयल फ्रॉम रशिया थ्रू डार्क फ्लीट। ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत अनहोनी चीज है, और इससे डर ये है कि अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं कहीं रोजनेफ्ट और लुकोइल से निकल के कि भारत की ऑयल कंपनीज पे ना आए, जो भारत के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि इंडिया इसमें अब क्या कर सकता है, इस पुतिन के इस मामले में क्या ऑफर कर सकता है। इसमें थोड़ी सी एक स्ट्रेंज डिप्लोमेटिकली बात यह कि वो राष्ट्रपति हैं, उनको एक रेड कारपेट वेलकम के साथ एक प्रेसिडेंशियल डिनर देना चाहिए था भारत के अंदर, लेकिन इनको एक प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट डिनर दे रहे हैं यहाँ पर। ये मुझे भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि भाई अल्टीमेटली एक प्रोटोकॉल होता है, तो इस प्रोटोकॉल के अंदर राष्ट्रपति जी का होना जरूरी है, द्रौपदी मुर्मू जी का होना जरूरी है, और अच्छा होता अगर पूरा एक स्टेट डिनर होता था जहां पे कुछ थोड़े बहुत लिमिटेड मेहमान आते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट डिनर होगा। अब चीजें बहुत सारी हैं। ऑयल जो इंपोर्ट है जो रुका है, उससे इस समय पहली बार रशिया कुछ परेशान सा नजर आया है। उसके रिसोर्सेज बंद हो गए हैं, वो वॉर कैसे लड़ेगा? अच्छा खासा पैसा उसके पास इंडिया से आ रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ये बैलेंस कर पाएगा? मुझे लगता है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है कि वो संतुलन कैसे बिठाए अमेरिका के बीच में, वेस्ट के बीच में, और खासतौर से रशिया के बीच में। दो चीजें हैं, इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो रही है, वो फंसी पड़ी है। इंडिया नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जिसके कारण उसकी ट्रेड डील पूरी की पूरी तरह से स्टक हो जाए, और भारत में जो इकोनॉमी का हाल है वो कई मुद्दों के अंदर हमने देखा है, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट के रूप में हो, एक्सपोर्ट्स डाउन हो, जीएसटी डाउन है, इनकम टैक्स के कलेक्शंस डाउन है, इसके अलावा आपका स्टॉक मार्केट भी अब डाउन हो रहा है। हमारा रुपया तो वैसे ही डाउन है, सबको पता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रेशर्स काफी हैं, तो मुद्दे बहुत सारे हैं। तो 8.2 जीडीपी ग्रोथ एक सिर्फ आईना है और कुछ नहीं है। अपनी शक्ल आप देख सकते हो, लेकिन खूबसूरत नजर आएगी, लेकिन जो उसके पीछे के सारे तथ्य हैं वो हमें कमजोर करने वाले हैं। अब इसके ऊपर नजर जो यूरोप की है, यूरोप की नाराजगी बहुत बड़ी है। मैं आपको पहले बता दूं, इंडिया और यूरोप की एफटीए बिल्कुल नजदीक आ गया सर। वो चाहते हैं कि दिसंबर जनवरी के अंदर फाइनलाइज होकर साइन हो जाए, लेकिन अब जो ईयू की शर्तें हैं सारी की सारी, वो शर्तें बहुत टफ है इंडिया के लिए, और उसमें यूक्रेन का जो इक्वेशन है वो भी पिक्चर में आता है।
यूरोप को इस बात की बहुत नाराजगी है कि हर हाल के अंदर जो इंडिया ने उन्हें ट्रीट किया है, खासतौर से यूक्रेन को ट्रीट किया है, बहुत रबिश और बहुत रफली ट्रीट किया है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हालांकि ईयू भी कोई दूध का धुला तो है नहीं, तो वो नेटो कंट्री भी सारे तेल तो अभी भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो वक्त है ना, ये भारत के लिए मुझे लगता है कि एक शायद अगर मोदी जी के बस में होता ना तो पुतिन को बुलाते नहीं थे, मैं आपको बताऊं। उनके बस में नहीं था, उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और पुतिन अब आ रहे हैं तो उनको नहीं समझ आ रहा है कि इसको डील कैसे करें। मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली सबसे ज्यादा कठिन होने वाले हैं। काटो तो खून नहीं, ऐसी कंडीशन है। मैं करूं तो क्या करूं, और इसको थोड़ा सा मिटिगेट करने के लिए उन्होंने कल परसों एक वो जो अमेरिका से डील की है और रोमियो हेलीकॉप्टर्स की 8,000 करोड़ की, वो शायद उसके इम्पैक्ट को डायल्यूट करने की। आज मैं कहीं पढ़ भी रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी एक ऐसा आदमी है जो झुकता नहीं है, मोदी प्रेशर में नहीं आता है। प्रेशर में सब आते, सब ऐसा कोई नहीं है कि जो प्रेशर में नहीं आता। अल्टीमेटली संचार साथी पे आप पीछे हटे है ना। और उसके अंदर की स्टोरी तो मुझे पता लगी कि ये सारी की सारी सबको पता है अब तो, कि हाउ एप्पल हैज थ्रेटन इंडिया एक्चुअली, कि भाई मेरी कंपनी $4 ट्रिलियन की है, तुम ज्यादा जोर डालोगे तो मैं इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा। और जो मैसेज जाएगा उसके साथ पूरी दुनिया में बड़ा क्लियर होगा कि इंडिया इज ए हॉस्टाइल प्लेस फॉर द इंडस्ट्री, सो प्लीज डोंट कम एंड इन्वेस्ट हियर। एक्चुअली दैट इज द मैसेज व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया एक्चुअली। तो ये जो हॉस्टिलिटी है ना, ये इंडिया के लिए खतरनाक है। अब यहाँ पर ट्रंप चूंकि पुतिन के दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वो दोस्ती सिर्फ खाने पीने तक, टेबल तक है, इसके आगे नहीं। जहां तक सैंक्शंस की बात है, फिर ट्रंप प्रोफेशनल बन जाते हैं, और पुतिन भी प्रोफेशनल है, वो भी छोड़ने वाले नहीं है। देखिए यूक्रेन डील होती है नहीं होती है, वो उनका आपसी मामला है, लेकिन हम क्या बीच में स्टक हो रहे हैं? क्या हमारी हाल क्या त्रिशंकु जैसे हो रहे हैं? मैं अभी मान के चलता हूं कि अब रशिया भारत को चीन के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वो कह रहा है कि भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं आते हो तो चीन मेरे साथ खड़ा है, और मैं ट्रंप का मुकाबला कर सकता हूं, वेस्टर्न वर्ल्ड का मुकाबला कर सकता हूं, मैं सर्वाइव कर सकता हूं तुम्हारे बिना। ये अमेरिका को और वेस्ट को खल रहा है कि रशिया कैन सर्वाइव, और चीन जो है, वो जो दुनिया की फैक्ट्री है, वो दरअसल ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे बस की है तो तुम मेरा बायकॉट करके दिखाओ, मुझे सैंक्शन करके दिखाओ, मैं मेरे सामान की, मेरा अगर तुम्हारा गुजारा हो तो करके दिखाओ। भारत उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं है ना जहां चाइना खड़ा है। तो भारत को अभी भी उस ताकत के अंदाज से अमेरिका और रशिया के बीच में और चाइना के बीच में अपने आप को संतुलित करने की जरूरत होगी। मैंने जैसे फिर कहा पहले, अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। इन 24 घंटों के अंदर क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो एक दो सूत्रों से मेरी बात हुई विदेश मंत्रालय के अंदर, वो लोग काफी नर्वस हैं इस टाइम। वो नर्वस इसलिए है कि उन्हें भी नहीं पता कि टेबल पे क्या होने जा रहा है। अगर 2-3 डील हो जाएगी कि मैं आपसे 2 S-400 और खरीद लूंगा, 3 और खरीद लूंगा, दैट इज इमैटेरियल। ये बिल्कुल यूजलेस है। मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी आपकी 3 आ चुकी हैं, 2 आनी बाकी हैं, 3 और ऑर्डर कर दोगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब आप Su-57 पे एग्री करोगे या Su-75 चेकमेट के ऊपर एग्री करोगे, जो दोनों स्टेल्थ फाइटर्स हैं। वहां से सारी प्रॉब्लम निकल के आती है कि आप एक स्टेल्थ फाइटर के ऊपर कैसे एग्री कर रहे हो, आप F-35 रिफ्यूज करते हो, आप यूरोप के फाइटर्स को रिफ्यूज करते हो, तब क्या होगा? और इस बीच में परसों की खबर एक ये भी है कि इंडिया ने राफेल F-4 और F-5 वर्जन को भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज करके रखा हुआ, ऑन द टेबल है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया ने Su-57 को एग्री किया या Su-75 चेकमेट को जो एग्री किया, दोनों में से किसी एक को, यहां से भारत की तकलीफ शुरू होगी, और तकलीफ हमारी तेजस तक लेके जाएगी। फिर हमारे तेजस के इंजन नहीं मिल पाएंगे। ऑलरेडी 4-6 इंजन मिले कुल मिला के, 89 शायद मंगाने, 83 मंगाने थे। तो हमारे तो बहुत मुसीबत है उस मामले में। तो 2 नाव में पैर तो रखा हुआ है, त्रिशंकु की तरह लटक चुके हैं। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक शब्द यूज किया जा रहा है CNN के द्वारा, स्प्लिट स्क्रीन डिप्लोमेसी। ये मैंने पहली बार देखा है शब्द को, स्प्लिट स्क्रीन डिप्लोमेसी। मोदी जी क्या करेंगे, सब दुनिया की नजरें हैं, और आज के जितने भी ब्रिटिश पेपर्स हैं, यूरोपियन पेपर्स हैं, अमेरिकन पेपर्स हैं, उनके मुख्य पृष्ठ पे यही स्टोरी है, मोदी इज मीटिंग पुतिन। और बड़े बड़े उस पर आर्टिकल्स हैं और सब कुछ है, सबके मुख्य पृष्ठ यही कह रहे हैं सर, एक ही स्टोरी है दुनिया की आज की, पुतिन इज कमिंग टू इंडिया। और शायद यही वो नहीं चाहते थे और यही हो रहा है। ये लिटमस टेस्ट है मोदी का।
ये लिटमस टेस्ट है इंडिया का कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैं भी 24 घंटे का वेट करूंगा, अगर रात को कुछ होता है और कुछ उसकी फीड आती है तो देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जो भी होगा बिल्कुल हम नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं एक एक टिप्पणी आपकी ओर लेता हूं, मैं अनुमति अरुण जी, राकेश जी और उत्कर्ष जी से लेते हुए। जो निकलता है आप बता रहे हैं कि उलझन ही उलझन है, और हमारे हालात इस वक्त ऐसे हैं कि हम खरबूजा हैं, उधर छुरियां ही छुरियां, हम उस पे गिरे या छुरी हम पे गिर जाए, कटने की स्थिति में हम खड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या संभावना देखिए क्या होगा, वो तो सबको हो। और देखिए आपने कहा भी कि प्राइवेट वो जो है उन्होंने डिनर कर दिया है, वो नहीं लोगों को शामिल करते हैं। ऐसे में मोदी जी जो हाइप देते हैं और जो हम देख रहे हैं, देखिए चल रहा है गोदी मीडिया पर तो है बिल्कुल कि क्या हो गया और कैसा हो गया और ऐसा और ये जो जो हाइप क्रिएशन है, तो उस दिशा में क्या आप देख रहे हैं, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी और करिए, क्योंकि मुझे पता है आपको कहीं आप बाहर हैं, आपके शहर से बाहर हैं आप, तो आपको जाना भी है। एक टिप्पणी करिएगा, फिर बाकी लोगों से करता हूं। पहले आप दिनेश के बोरा साहब, क्या देखिए। निकल के आने मोदी जी, क्या हाइप किस तरह क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, भले ही शून्य हो या नहीं हो, कुछ हो, क्या आप संभावित देखते हैं, संभावनाएं क्या देखते मोदी जी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो एक अलग बात है संजीव भाई। दरअसल मीडिया का काम हाइप क्रिएट करना है, लेकिन ये हाइप मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव है। अभी इंडिया टुडे का भी हाइप चल रहा है, क्योंकि एक अरुण पुरी की पूरी टीम गई हुई थी वहां पर मॉस्को में। तो एक इंटरव्यू उन्होंने पुतिन साहब का कंडक्ट किया है, तो जो अभी मेरे ख्याल से शायद थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा रिलीज किया जाएगा। उसके कुछ अंश आने शुरू हुए हैं, तो दिखाया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू है ये प्राइवेट तौर पर। बड़ा तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, अगर पुतिन का इंटरव्यू आप ले सकते हैं तो बड़ा इंटरव्यू है। लेकिन मीडिया का हाइप मुझे लगता है शायद अनवांटेड है, जरूरत नहीं थी यहाँ पर। उनको मालूम है कि इसकी सेंसिटिविटी है, और मीडिया इसको ये दिखाना चाहेगा कि देखो हम ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आकर वेस्ट को जवाब दे सकते हैं। लेकिन वेस्ट को जवाब देना या ट्रंप को जवाब देना ठीक नहीं है। जयशंकर का भी एक कल का शायद स्पीच है, परसों का है, जहां उन्होंने एक फिर से एक डिप्लोमेटिक लोगों को हर्ट किया है, जहां कहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका को और यूरोप को हमारे टैलेंट फ्लो के लिए जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं ये उन्हीं को हर्ट करने जा रहा है। वो एक किस्म से उन फाइन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते जो डिप्लोमेसी में होते हैं। उनको शायद ओवर द बोर्ड जाके इस किस्म के शब्दों को उपयोग करने की आदत हो गई है। वो समझते हैं कि वो भारत में कोई पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं, लेकिन शायद इंडिया के वर्स्ट प्राइम विदेश मंत्री में से वो एक हैं। और जयशंकर का क्या रोल होगा इसमें, मुझे तो लगता है जयशंकर तो साइड लाइन है, ले दे के अभी बातचीत सारी की सारी मोदी वर्सेस पुतिन है। लेकिन कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल इसमें से निकलेगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ टेबल पे है नहीं आपके पास। क्योंकि रशिया कुछ खरीदता नहीं हमसे, $5 बिलियन का माल खरीदता है। इंडिया कहता है तू हमसे दवाइयां ले ले, कुछ खेती का सामान ले ले, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स ले ले, तू कुछ ले तेरी। नुकसान तो उनका है जो $63 बिलियन का माल हमको भेजते थे तेल के रूप में। तो वो चाहते हैं कि तेल वापस शुरू हो जाए और हमारी कम से कम इकोनॉमी दोबारा से बैलेंस हो जाए। बाकी इंडिया के पास देने के लायक कुछ है नहीं, और रशिया के पास भी इंडिया को देने लायक कुछ नहीं है। ऑयल को छोड़ दिया जाए, टाइटेनियम है, यूरेनियम है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ट्रेड वाइज हम अमेरिका को डंप कर सकते हैं। अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है वो काफी बड़ा है। सर्विसेज के अंदर हमारा जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, सर्विसेज में एक्सपोर्ट करीब करीब $200 बिलियन का है। $80 बिलियन हमारा गुड्स का है, तो $280 बिलियन के डॉलर हमें वहां से मिलते हैं। रशिया से हमको एक भी डॉलर नहीं मिलता साहब, हमें तो देने पड़ते हैं उनको। और हमें तो पिछले जितनी पेमेंट्स हुई हैं ऑफ रेट ऑयल की, वो सारी युआन के अंदर हुई हैं। जहां इंडिया को चीन को डॉलर देने पड़े, उससे युआन खरीदना पड़ा और फिर वो रशिया को देना पड़ा, तो हमारी हालत तो काफी खराब रही है। लेकिन इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा ट्रेड के अंदर कोई ब्रेक थ्रू आएगा या डिफेंस में ब्रेक थ्रू आएगा, आई डाउट। अगर मोदी हिम्मत करके Su-57 पे साइन कर देते हैं, Su-57 पे या Su-75 चेकमेट के ऊपर, तब तो मैं मानूंगा कि कुछ मोदी ने हिम्मत दिखाई है। अगर एक S-400 लेके आना है, फिर से एक्स्ट्रा 2 पीस और 2 S-500 लाना है, then I think we have lost diplomatically and we are under pressure from Mr. Trump and the Western world कि हम उनको नाराज नहीं करना चाहते। सच बात तो यही है। तो मैं थोड़ा सा अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके रखूंगा। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि यहाँ से कुछ निकलेगा। मोर हाइप एंड लेस इन सब्सटेंस सर। जी सर।